Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha Ace Academy, and we are with you for our new series that is Rainbow Weekly Current Affairs series, one day, one pager current affairs series. And in this particular series, we'll be discussing the most important current affairs of the week, covering almost every nook and corner of the current affairs, both from the perspective of mains as well as prelims. And it covers not only UPSC but various other state competitive examination which you are preparing. और अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए। और ये थी मजाक की बात। नाउ कमिंग टू द सीरियस नोट, वी हैव विद अस आवर फाउंडर Madhav, who will be discussing important topics with us. Then at the end, I'll brief you about the short topics. So, good evening, Madhav. Good evening, Abhi. I hope you are doing great. Yeah, I'm great. So, first important news was that India assumed chairmanship of Wassenaar Agreement for 1 year from January 1st. Now, Wassenaar is a 42-member agreement. It is a multilateral export control regime, जिसको हम MECR बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वीना में है। 2017 में इसको साइन किया गया था। और मतलब थोड़ा सा आप और इसको ब्रीफ करिए हमें इसके बारे में। ये एक मल्टी कंट्रोल एक्सपोर्ट रेजिम है जी और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया अभी चेयरमैनशिप एज्यूम किया है। ये इसका प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए इसका 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है कि इसका इंडिया ने चेयरमैनशिप 2023 में लिया है। इस साल पूरा इंडिया चेयरमैन होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, इसमें जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके साथ प्रीलिम्स के लिए हमें और एक 4 जो ये है ग्रुप्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी एक जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, और मिसाइल कंट्रोल रेजिम ग्रुप है, ये जी हमारे लिए। और एक जैंजर कमिटी करके एक है, जी इसमें ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी तो प्रीलिम्स के लिए हमें ये, क्योंकि हमेशा देखिए प्रीलिम्स क्या होता है कि जो भी चीजें होता है वो नहीं पूछता है, कभी कभी उसको सराउंडिंग पूछ लेता है। तो इसलिए हमें ये जो 4 कमिटी, जो 4 ग्रुप्स है, उनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिंपल पढ़ना है कि जैंजर कमिटी 1971 में बना है, उसमें इंडिया मेंबर नहीं है। ये किस लिए है? ये जो है, जो नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमिटी बनी थी। तो इंडिया का ये मेंबर नहीं है। और एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें भी इंडिया मेंबर नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, इसमें भी इंडिया मेंबर है। और हमें ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो होती है वो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए होती है, वो याद करना चाहिए। जी और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, जी ये हमारी कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स होते हैं, जी इसके लिए हमें एक अच्छा पॉइंट भी है इंडिया का रिलेटेड है कि इंडिया ने जब ब्रह्मोस जो मिसाइल्स है, जो क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक, वो जब इंपोर्ट कर रही थी वियतनाम को, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था। जब भी आप इंपोर्ट करोगे 300 किलोमीटर रेंज के बात वाला को, जो इंपोर्ट्स होते हैं ना, उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए इंडिया ने 290 किलोमीटर का डिजाइन किया था वियतनाम के लिए। तो ये हमारी, ये मेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और इंडिया बस ऑन अ ब्रीफ, जेंगर कमेटी और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और MTCR, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, का इंडिया मेंबर है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक that was a very futile exercise. Now, Supreme Court has uphold the center decision on demonetization. It was a 4-1 verdict. Of course, Justice Nagaratna dissented on it. आई थिंक मतलब बड़ी फ्यूटाइल सी चीज थी। अगर कुछ करना भी था उसी टाइम करते 2016 में, बट देन इतना लेट हो गया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देता कि डिमोनेटाइजेशन गलत एक्सरसाइज थी,
तो क्या ही हो जाता, बस एक मॉरल, it was just another case for the government and they would have lost it, but then it's pathetic that cases like this still goes on. It's a 2006, oh sorry, yeah, 2016 case. Almost 7 years. After 7 years, Supreme Court ruled in the favor of government. But just because it was a big news, so we have to discuss it. Please brief us on it. जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है डिमोनेटाइजेशन, ये प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? तो प्रीलिम्स के लिए अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? जजमेंट की वजह से प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें हमें ये एक पॉइंट याद रखना है, जो गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन करती है तो कौन सा एक्ट यूज करता है, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में ना डीप में पूछने लग रहे हैं। तो हमें याद करना है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 26, सेक्शन नहीं पूछेगा लेकिन एक्ट Section पूछ नहीं सकता पूछना। है, उसी से ही डिमोनेटाइजेशन पावर आती है। तो और एक बात पूछेगा कि ये डिमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ है? नहीं, 1978 में भी हो चुका है, तो ये सेकंड टाइम है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट। और मेंस के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोफेशनलिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन होती है आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको ऐसा पूछ सकता है कि डॉक्ट्रिन को डिफाइन करो और उसको एनालाइज करो, कुछ भी रिलेटेड केस दे देगा। जैसे हमें 2016 में आया था कि कोलियो केस आया था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को याद करना है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये होती है कि जब भी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है तो उसकी मीन्स और एंड्स दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। सही बात। पर इट शुड बी प्रोपोर्शनल। अगर मैं मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का जो मतलब वियर्ड से एक्सप्लेनेशन है, बट वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए कि वो अब अगर मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इजी टर्म में समझाऊं, तो आप मेरे को थप्पड़ मारते तो मैं आपका मर्डर नहीं कर सकता। आसान भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है। मतलब नेक्स्ट न्यूज वाज दैट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, I think there is a lot more coverage on Supreme Court these days, and every second news is related to Supreme Court, and it may be because the new Chief Justice has taken up, and he's a very star Chief Justice. I'm also a big fan of him. And now Supreme Court has said that there is no need to curb on free speeches of ministers. Now, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि मिनिस्टर्स कब कहाँ पार्लियामेंट में कह सकते हैं, बाहर क्या कितना कह सकते हैं, कि एक एम्बिग्यूटी सी रहती है। और थोड़ा हम ब्रीफ करें कि पार्लियामेंट में उनके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, बाहर वो जब स्पीच देते हैं पब्लिक में, तब उन पे जब ऑफ कोर्स सी बात है, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इलेक्शन कमीशन उनको मॉनिटर करता है। बट देन उसके अलावा जो वो स्पीचेस देते हैं, तो क्या डिफरेंशिएशन है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि देखो, ये जो है थोड़ा मेंस का पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जी। फिल्म्स के लिए बस हमें जो आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का राइट है, और जी। क्लॉज 2 में कुछ हेल्थ पब्लिक मोरालिटी हम्म। कुछ कुछ में रिस्ट्रिक्शंस है, ये हम्म। हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ये पढ़ना चाहिए। और देखिए, मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम पे आप किसी इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हो। ये दोनों, क्योंकि मे बी वो मतलब इनका मतलब ये था कि मिनिस्टर को भी एक राइट होती है, जब हम्म। गवर्नमेंट का वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होके भी डिसएग्री हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में रहेगा तो भी जो भी गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसी से फॉलो करना है। तो इसी का मेन थीम यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को भी फंडामेंटल राइट लागू होते हैं, वो अपना जो भी व्यू होता है वो पब्लिक में लगा सकते हैं, उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जोड़िए मत, सेपरेट रखिए उसको। यही जजमेंट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
इसमें और एक कॉन्सेप्ट होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। टॉट, TORT। टॉर्ट्स, ये जो हाँ। कॉन्सेप्ट होती सिविल, है ना, टॉर्ट्स आर ये, सिविल रॉन्ग्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल हाँ, रॉन्ग। वही है। तो ये जब ये होती है ना, तो ये कभी कभी वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, उस टाइम पे पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स बाय ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एक्टिंग इन आवर कैपेसिटी, तब ए कोर्ट लॉ कैन अवार्ड मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम। ये इंपॉर्टेंट होती है। कोई इनका ओवरऑल यही था कि बैलेंस करो, कि पब्लिक ऑफिसर्स को आप ऐसा डील नहीं कर, जैसे हमें IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया में इसमें आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसमें डिसिप्लिनरी एक्शंस ले जाते हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक व्यू था। इनफैक्ट इज रिलेटेड एक न्यूज है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 का एम्बेड जो है, हमने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो स्कोप है उसको और वाइडर कर दिया है। पहले होता क्या था कि आर्टिकल 19 में अगर आपकी कोई राइट वायलेट होती थी तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अप्रोप्रिएट कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो आप तभी जा सकते थे अगर वो राइट आपकी स्टेट वायलेट कर रहा है। स्टेट एज इन आर्टिकल नंबर 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया कोई इंडिविजुअल या कोई और एजेंसी भी अगर वो राइट वायलेट करती है तो आप अंडर आर्टिकल 19 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है, वहां पे आ सकते हैं। तो उस आर्टिकल 19 का जो स्कोप है वो वाइडर किया गया है। Now coming to the next news, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has, they have refused to suspend Forest Conservation Rules 2022, FCR 2022. Now, Madhav, what were these rules? Second, why MOEF, refused to take them back? देखिए, इस रूल्स में ना, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री, उसने जो भी रूल्स बनाया था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 का, वो किस बेस में बनाया था? कि 2006 फॉरेस्ट एक्ट के बेस में बनाया था। ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल का यही बोलना था कि इससे जो फॉरेस्ट एक्ट 2016 में जो राइट्स दिए थे आप, जो ड्वेलर्स को, जो ट्राइबल्स को, वो राइट वायलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल बोलिए, इसमें बोला है कि जो स्टेट का जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि किस फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कौन सी राइट दिया, कौन सा लैंड को, जो फॉरेस्ट लैंड होती है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्सन करने के लिए। तो ये नेशनल शेड्यूल जो कमीशन का यही आर्गुमेंट था। इससे जो ग्राम सभा का जो पावर होती है वो डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट हो जाएगी। हम्म। ठीक है, इनका आर्गुमेंट था। हम्म। और इन्होंने एक एडवाइजरी कमिटी भी बनाने के लिए बोला था, जो हम्म। रीजनल ऑफिस स्क्रीनिंग कमिटी जैसे काम करेगी, वो हम्म। स्टेट और यूटी लेवल पे होगा। तो इनका ओवरऑल नेशनल कमीशन का, शेड्यूल कमीशन का यही आर्गुमेंट था कि इससे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2016 के अंदर जो राइट्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने उसको नाकार दिया था, क्योंकि नेशनल कमीशन के पास, शेड्यूल कमीशन के पास कोई राइट नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कि लॉ को स्क्रैप कर दे, रूल्स को, एब्सोल्युटली। लॉ को स्क्रैप कर दे। तो हमें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि नेशनल कमीशन, शेड्यूल कमीशन के बारे में उसके आर्टिकल्स पढ़ ले, और उसके बॉडी के मेंबर्स पढ़ ले, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो नया रूल्स है, जो स्टेट के पावर है, नॉन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कर सकते हैं, ये याद कर लेना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आप उस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो उस फैक्ट को यूज कर सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल आंसर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में तो इतनी पावर है कि वो सन को वेस्ट से उगा सकता उगा सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, FAO, that is Food and Agriculture Organization, released a report, that is Urban Forestry and Urban Greening in Drylands report. Why this report is necessary and what does it say? देखिए, जो इस रिपोर्ट में ना, जैसे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसमें न्यू न्यू दिल्ली को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि ड्राईलैंड्स में ये होता है कि उस रीजन का जो एनुअल जो रेनफॉल होती है, हम्म। और हमारी जो यूसेज होता है, जब ज्यादा हो जाती है ना, हम्म। तो
उसको ड्राईलैंड की तरह घोषित किया जाता है। हम्म, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यही ये जो जो रिपोर्ट लाने का यही मकसद था कि अभी तक 41% ऑफ द ड्राई लैंड मतलब जो है सरफेस है वो बन चुका है। इसका एब्सोल्यूट। यही इम्पोर्टेंट है। और इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने प्रीलिम्स के लिए इसमें तीन इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव लाया जो ड्राईलैंड सिटीज से जो सस्टेनेबल लाने के लिए कोशिश है इनका। तो हमें प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ड्राईलैंड रिपोर्ट कौन लाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव कौन सा है, ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ये जो 40% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज बिकम ड्राई लैंड, सो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फैक्ट की तरह आप यूज कर सकते Now, they were draft UGC setting up an operation of campuses of foreign higher education institution regulation 2023 एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसने क्या कहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माधव प्लीज़ बताइए, उसने बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए अप्रूव। अभी हम्म, जो अभी अभी ये बहुत दिनों से डिस्कशन हो रहा था कि हम्म, जो ग्लोबली जो वेल नोन बड़े बड़े हम्म, है हम्म, वो यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड हम्म, जैसे, प्रिंसटन, हम्म, ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इंडिया में परमिशन देना चाहिए। तो absolute, इसको ध्यान मतलब माइंड पे रख के यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि उसमें उन्होंने बोला है कि जो अप्रूवल होती है वो यूजीसी से लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे। इन्होंने एक एलिजिबिलिटी कंडीशन लगाया जो 500 ग्लोबल रैंकिंग्स होते हैं जैसे कोई भी टाइम्स का, क्वींसलैंड, कोई भी, तो उनकी बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट जो टीचिंग होती है आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, आप क्लासरूम टीचिंग करना पड़ेगा ऑफलाइन। तो ये इनका मेन कंडीशन है। और जो फैकल्टी हायर करने का वो ऑटोनॉमी है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन जो फंड्स होती है वो फॉरेस्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के 1999 के अंदर यूज करना है। ये इनका मेन 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 रूल्स है। इससे कुछ लोग कहते हैं कि फायदा क्या होगा कि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है आउटफ्लो वो कम हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन भी कम हो जाएगा, और हायर एजुकेशन में कंपटीशन आएगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ने के लिए चांसेस है। लेकिन कुछ और एक स्कूल का आर्गुमेंट है कि इससे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा और इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये दो चलता है। प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेंस पे मेंस में के भी लिए। पूछ सकता है कुछ। नाउ द नेक्स्ट न्यूज, कटिंग इट शॉर्ट, द करंट सेंसेक्स 2021 में होना था। जो रजिस्ट्रार जनरल हैं जो सेंसेक्स कंडक्ट करते हैं उन्होंने कहा कि लगभग लगभग 4 से 5 साल ये डिले होगा, 2024-25 के आसपास। ऑफ कोर्स ये बात है, चुनावों के बाद ये किया जाएगा। कैसे होता है सेंसेक्स, कौन से एक्ट के अंदर होता है, ये बताइए। देखिए ये जो हमारी जो एज पर द जो सेंसस रूल्स है 1990 हम्म, उसी का बेस में 8-10 साल में करना चाहिए। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सेंसस रूल्स 1999 बेस में करते हैं सेंसस एवरी 10 ईयर्स में। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट होगा कौन करता है, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये हम्म, करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और हम्म, हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो 2010 में पहली बार कंडक्ट किया था। वो क्या है कि वो रेजिडेंस का एक बार सिटीजन है नॉन सिटीजन है ये थोड़ा मतलब ये करने के लिए डिवीजन करने के लिए वो करते हैं। वो 2010 में किया था, फिर 15 में किया था। ठीक है, ये सिटीजनशिप का इम्पोर्टेंट है। सेंसस में पूरा ओवरऑल आपका मतलब जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका इनकम, कास्ट, सब कुछ लिया जाता है। तो ये दोनों फिल्म्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें दोनों चीज़ों को थोड़ा किस रोल से बनता है, कौन बनाता है, अभी कब कब बना है, कब लास्ट टाइम नहीं बना है, ऐसा स्टेटमेंट आजकल फिल्म्स में आ रहे हैं, पीसीएस में भी आ रहे हैं। तो वो थोड़ा ध्यान देने का चीज़ है।
जी, एक स्मार्ट प्रोग्राम था। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आप हमें ब्रीफ करें। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। जी। ये जो प्रोग्राम है, ये हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंडिया में हम्म। डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम है। जी। तो इसमें हमें चीजें याद करने के लिए दो बॉडीज है, उसको हम्म। याद करना है। एक नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम्म। और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। हम्म। ये दोनों को, ये बॉडीज को मैं भी पूछ सकता है हम्म। कि, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हम्म। सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के अंदर बना है। हम्म। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट आ जाएगा कि स्ट्राइटरी है, नॉन स्ट्राइटरी है, कौन से एक्ट के अंदर बना है। और जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और दोनों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए उतना जरूरत नहीं है। लेकिन कभी इंडिया का हेल्थ के लिए कुछ क्वेश्चन आ गया तो हम ये कोट कर सकते हैं कि इंडिया ने जैसे इनिशिएटिव लिया है करके। Now RBI will issue 5-year and 10-year green bonds of rupees 4,000 crore in the current financial year. What are these green bonds? And बस का इतना ही वो होगा। और इसको इसकी मतलब जो निटी एंड ग्रिटी होती है थोड़ा उसको ब्रीफ करें आप। देखिए, अभी ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में जो भी वो मनी आके यूज होता है, हम्म। उसे ग्रीन बॉन्ड किया जाता है। हम्म। और ये जो है ना, आरबीआई ये पहली बार कर रहा है, हम्म। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, तो ये हम्म। पहली बार कर रहा है। हम्म। और ये ये भी ऐसा भी प्लेन में पूछ सकता है कि हम्म। 2022 और 23 बजट में पूछा है नहीं, हम्म। जो इनिशिएटिव कब किया है, तो 2022 और 23 बजट में किया है इनिशिएटिव। हम्म। क्योंकि आजकल ये भी पूछ रहा है हाँ। कि आरबीआई ने पहला इनिशिएटिव किया है, यूनियन बजट में पहला मेंशन किया है, कुछ अंदर डीपली पूछना है, देव तो जी। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए कि कैसे ये रोल प्ले करेंगे आरबीआई, मतलब इससे क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म प्राइस एक्शन है, वो 5% विल बी रिजर्व बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसमें ये सभी जो 5% रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें यूटिलाइज करेंगे, ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा। तो आप उसको याद करना है। और एक बार याद रखना पड़ेगा कि ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो बैंक खरीदेगी एसएलआर और सीआरआर के अंदर, सॉरी सीआरआर के अंदर नहीं, लेकिन एसएलआर के अंदर यूज कर सकती है वो। तो ये, और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग में ये यूज होगा। हाँ, यू यूज होगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग को याद करना है बस, क्योंकि कभी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। Absolutely. And now there was a report by Wetland International that India lost 2 out of 5 wetlands in last 3 decades, that is 30 years. Of course, the for wetlands we have Ramsar Convention named after the Ramsar city in Iran. क्या दर्शाता है ये जो पॉइंट है कि 2 में से 5 वेटलैंड हमने खो दिए? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और थोड़ा सा वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में ब्रीफ करें और कैसे ये काम करता है। जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल जो है, हम्म। वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जी। इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड पे। जी। तो हमें ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने अभी जो इंडिया हैज अराउंड 2.2 लाख बिग वेटलैंड्स, जो 75 है, जो हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे बनाए थे उस टाइम पे 75, हाँ बहुत सेवन। सारी चीजों को 75 कर दिया था। हाँ। टाइगर रिजर्व्स को, ऐसा वेटलैंड को भी रामसर वेटलैंड वेटलैंड्स 75। जी। डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जी। इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि तमिलनाडु में मैक्सिमम वेटलैंड्स है, उसके बाद यूपी में है। यूपी। तमिलनाडु में 14 है, यूपी में 10 है। 10। ये हमारी किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम्म। प्रीलिम्स के लिए। और एक जी। जो अभी रिसेंटली कॉप 14 बना था, जो रामसर कन्वेंशन के बेस में, हम्म। वो वुहान डिक्लेरेशन जो चाइना में हुआ था, जी। वुहान डिक्लेरेशन आपको पूछ सकते हैं कि जी। किसका रिलेटेड है करके, जी। वेटलैंड का रिलेटेड है। तो जी। ये चीजें हमें याद करना है प्रीलिम्स की। ठीक है। तो फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों, मालव को हमें कहना होगा यहाँ पे बाय बाय।
माधव थैंक यू। और आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इसके बाद आप और मैं पढ़ेंगे शॉर्ट करंट अफेयर, जो मैं आपको जल्दी जल्दी स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। जो बड़े करंट अफेयर्स थे जो डिस्कस करने के थे, वो हमने माधव के साथ डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू माधव फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, गुड नाइट। और मैं लेके चलता हूँ इनको अपने शॉर्ट करंट अफेयर्स पे। बाय बाय। बाय बाय। तो माधव के साथ हमने लॉन्ग करंट अफेयर्स पूरे कर लिए हैं, और हम जल्दी से शॉर्ट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दी फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047 वाज हेल्ड इन भोपाल। कहाँ हुई थी? भोपाल में। क्या किया होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, एक नेशनल फ्रेमवर्क बना दिया होगा हमने ऑन यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट एंड वाटर, ठीक है। एक हमने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट बना दिया, ठीक है। एक हमने बोला कि चलो वाटर विजन पार्क बना देते हैं, ठीक है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप यहाँ पे 4 E's और वाटर गवर्नेंस देखो, हर एक रिसोर्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वाटर गवर्नेंस की बात हो गई, तो वाटर गवर्नेंस के 4 पिलर्स कौन कौन से पढ़ लेंगे भाई? इकोलॉजी, इक्विटी, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आ जाओ जी, कॉलकॉम इंट्रोड्यूसेस स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, ठीक है। कॉलकॉम ने क्या किया है? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट बनाई है। बेसिकली ये फर्स्ट वो है जो 2 वे कम्युनिकेशन अलाउ करती है, दोनों तरफ से आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से एक साथ मैसेज आ सकते हैं। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2 वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स, ठीक है। और ये कॉलकम और इरिडियम ने मिलकर बनाई है, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पोल टू पोल कवर करेगी, 2 वे मैसेजिंग आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब बात करें अगर स्मार्टफोन्स के बियॉन्ड, तो ये स्मार्टफोन्स के बियॉन्ड जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, सब पे वर्क करेगा, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है, हाई लेटेंसी। भाई लेटेंसी का मतलब क्या होता है? डिले। भाई मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने हाई बोला आपको, ठीक है, आपको 3 सेकंड बाद सुनाई दिया। मैंने आपको हाई बोला, एकदम तुरंत सुनाई दिया, तो जिसमें तुरंत सुनाई दिया तो वो लो लेटेंसी हो गई। जब 3 सेकंड बाद सुनाई दिया तो हाई लेटेंसी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं वायरो वॉर की। भाई वायरो वॉर कौन कौन खतरनाक आदमी है? भाई अलग 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 लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो ये वायरोवोर जो भैया लोग होते हैं, ये वायरस खाते हैं, ये बोलते हैं वायरस खाते हैं। और ऐसे एक प्रकार के प्राणी होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटिस्ट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोटिस्ट, ठीक है। अब बात करें अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो हाईली कंटेजियस होता है, वायरस से होता है, वायरल डिसीज है, ठीक है। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स को होता है ये, ठीक है। इसकी कोई इलाज नहीं है अभी भी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी भी, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ को कोई डेंजर नहीं है, इट इज़ नॉट अ डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट बात करें तो एनटीपीसी स्टार्ट्स इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन। भाई ग्रीन हाइड्रोजन कैसी होती है? बहुत सारी टाइप की हाइड्रोजन होती है। जो हाइड्रोजन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? ग्रीन रिसोर्सेज से। ग्रीन रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि मिनिमम इम्पैक्ट पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को। ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क। अच्छा हुआ क्या कि हमारा एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, उन्होंने बोला कि ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मतलब जैसे आपने 10% इथेनॉल सुना होगा डीजल में या पेट्रोल में। भाई पेट्रोल में 10% इथेनॉल मतलब पेट्रोल लिया आपने 90 लीटर, 10 लीटर उसमें इथेनॉल मिला दिया, उसको मिला दिया, तो ये हो गई ब्लेंडिंग हो गई। तो ऐसे ही PNGRB ने बोला कि आप जो है 5% लगभग लगभग 5% आप ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स कर सकते हैं गैस के साथ, ठीक है। ये कासवास टाउनशिप है सूरत में, वहाँ प्रोवाइड की जाएगी पहले। एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड इसको मिलके बना रहे हैं, ठीक है ना। नो पोचिंग वॉज डिटेक्टेड इन द ईयर 2022, ठीक है। 2022 में असम में कोई भी पोचिंग नहीं हुई, 45 साल के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अब राइनोस, हमें ये इशू नहीं है कि पोचिंग नहीं हुई, हमें पढ़ना है राइनोस के बारे में। तो 5 स्पीशीज होती हैं, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, सुमात्रन राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो एंड जावन राइनो, ठीक है। इसमें से जो सुमात्रन, जावन एंड ब्लैक राइनोज हैं, सुमात्रन, जावन एंड ब्लैक राइनोज हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटेंड है, एंटी, ठीक है। और जावन एंड इंडियन राइनो जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो सिर्फ दो, यही दो हैं जो वन हॉर्न है, बाकी सबके दो दो हॉर्न होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में देखे होंगे आपने वन हॉर्न, 2 हॉर्न भी मिलते हैं कुछ कुछ, बट लेकिन वन हॉर्न ज़्यादा है, ठीक है। और जो इंडिया में पाए जाते हैं वो वनरेबल है। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो जिसको बोलते हैं हम, वो वनरेबल है। तो और कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में ये भी देख लेते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल एंड इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में, और नेपाल एंड भूटान में, क्योंकि वो एडजॉइनिंग वो है। और जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें दे नो लैंड बाउंड्रीज, ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं।
इन्हें बचाने के लिए 2 मिशन चलाए गए। एक तो हमारा एक इंडियन राइनो मिशन था 2020 का, जिसको क्योंकि काजीरंगा एंड पोबितोरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, उसमें ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लगभग पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई राइनोस की, और एक असम ने जो है स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई, जिसके बाद जो है देखा गया कि राइनोस की पॉपुलेशन में एक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब बात करें कोटिया रीजन। भाई कोटिया रीजन देखो, किसी भी चीज़ की जो लड़ाई है वो रिसोर्सेज को लेके आजकल वर्ल्ड में। कोटिया जो रीजन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, दोनों बोलते हैं कि मेरे पास है। ठीक है, 1960 से चलाया आ रहा है, और क्योंकि ये रिसोर्सेज रिच रीजन है इसलिए दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक है, SBI, ICICI और HDFC बैंक तीनों दोबारा डीसिप बने रहे। डीसिप मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ऐसे बैंक्स जिनकी जो टोटल एसेट होती है वो 2% के आस से ज़्यादा होती है, 2% ऑफ किसके, GDP ऑफ द कंट्री। तो आप देख लो कि कितनी एसेट होगी SBI, ICICI और HDFC बैंक के पास, कि उनकी तीनों अलग 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 जो है 2% GDP से, मतलब लगभग 6% जो GDP है इंडिया की, वो इन 3 बैंक्स, वो अलग बात है जनरेट नहीं करते, लेकिन इतना उतनी एसेट इनके पास भी है। तो कितने बड़े बैंक है, तो दे आर दी टू बिग टू फेल बैंक्स, जिनको हम फेल नहीं हो सकते। एक्चुअली 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि दे आर टू बिग टू फेल, इन्हें फेल नहीं होना देना है, और कुछ क्राइटेरिया होते हैं उस पर ये बनाए जाते हैं, जैसे कि उनका साइज, इंटरकनेक्टनेस, लैक ऑफ रेडिली अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको लेके एक ये सब चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं, लेकिन वो 2% होना चाहिए GDP के। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, जो बच्चे लॉ पढ़े होंगे उनको तो SCR पता होगा, या SCC जो आती है सुप्रीम कोर्ट केसेस। ऐसे ही अब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सारे के सारे जजमेंट जैसे जो हैं जो रिपोर्टेबल फॉर्म में होते हैं 1950 से अभी तक, हम जो है आपको अपनी साइट पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ESCR एक्चुअली जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उनका वो गवर्नेंस या डिजिटल कमेटी की हेड भी रहे हैं पहले, तो उनका बड़ा जोर है कि भैया ये पेपरलेस कोर्ट्स बनाए जाएं, और इसको जो है आगे आगे और जो कोर्ट्स हैं इसको और डिजिटाइज किया जाए। ठीक है, देन अगला है दी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देखो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कुछ नहीं है, ये इकोनॉमी किधर की तरफ जा रही है उसको नापने का एक मापदंड है। इट इज़ अ टूल टू गॉज वेयर इकोनॉमी इज गोइंग, इट इज़ एक्सपेंडिंग और इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया जाता है, उसके बाद एक नंबर दिया जाता है 100 से 0 से 100 के बीच में। अगर आप 50 से ऊपर हैं मतलब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है। अगर आप 50 से नीचे हैं मतलब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब कम हो रही है। ठीक है, ये जो डाटा है वो जापानीज फर्म निक्केई एक वो पब्लिश करता है, और मैनकृत इकोनॉमिक्स उसको वो करता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन XBB 1.5, ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। गुजरात में एक बंदा आया था उसमें मिला था, तो XBB 1.5 क्या है, ओमिक्रॉन या कोविड का एक वेरिएंट है। ठीक है, देन धर्मा गार्जियन क्या है, इट इज़ द एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है। ओके, देन बात करें उत्कर्ष 2.0 की, तो ये कुछ नहीं है, ये RBI का एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, कुछ नहीं है। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, RBI से। देन समित शिखरजी और शिखरजी साइड जो है बेसिकली एक पारसनाथ हिल है झारखंड में, वो झारखंड का सबसे ऊंचा हिल भी है। ठीक है, और वो जो पारसनाथ जी थे, पारसनाथ जी वॉज दी 23rd तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, एंड इट इज़ बिलीव्ड कि जो 20th से 24th जैन्स तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, दी लास्ट वन वॉज लॉर्ड महावीरा, है ना। तो ये माना जाता है कि उन सब ने वहीं पे जो है सेलिब्रेशन अटेन किया। ठीक है, और वो हाईएस्ट माउंट है झारखंड का। देन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है भाई, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। इंडिया का कौन सा रैंक आया इस बार, 77th रैंक आया है। ठीक है, और कौन कौन से मापदंड है या कौन कौन से बेसिस है जिस पे ये नापता है, दे आर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस, इन सब के बेसिस पे उसको रेट किया जाता है। ठीक है, देन प्रज्वला चैलेंज। देखो प्रज्वला चैलेंज किसका है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। ठीक है, और ये क्या है, ये आइडियाज मांग रहा है आपसे कि भैया
सॉल्यूशन एंड एक्शंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी जो है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उसको कैसे इनोवेट करें, इसके बारे में आप आइडियाज के लिए उन्होंने प्रज्वला चैलेंज, जैसे हैकाथॉन था, प्रोजेक्ट हैकाथॉन था, तो वो किसके लिए था, हैकर्स, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये DNRLM है, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, अब ये जॉइंट वेंचर है किस किस का, आपका कैनरा बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब चेंज हो गया नाम, पहले HRD मिनिस्ट्री था उसका नाम। ठीक है, चलो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देन बात करें तो ये क्या करेगा, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा हायर एजुकेशन, क्योंकि क्या है कि बेसिकली इंडिया में ड्रॉप आउट रेट हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। 12वीं 10वीं के बाद थोड़ा 12वीं तक बच्चे कम जाते हैं, फिर 12वीं के बाद देखा गया कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो वो जो गैप है उसको कम करने के लिए फिनेंस एक बहुत बड़ा समस्या है हायर एजुकेशन में, है ना। और हम कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से कि हम जितनी भी एजुकेशन है आपको फ्री में, एटलीस्ट हम आपको मटेरियल और जो लेक्चर्स हैं वो तो फ्री में प्रोवाइड कर ही सकते हैं, बाकी थोड़ा तो इकोनॉमिक्स चलाने के लिए हमें भी कुछ कुछ चीज़ें जो है आपका पेड करनी पड़ती है, बट देन ये वादा है कि आप ये पढ़ के भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन लंपी प्रोवेकेंट, देखो लंपी वायरस आया था एक, ठीक है, लंपी वायरस आपको पता है, लंपी वायरस के लिए एक वायरल डिजीज था वो, उसके लिए ये एक वैक्सीन टाइप वैक्सीन मान लीजिए इसको, लंपी वैकेनेट। इसको बनाया किसने है, एक ICR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, इक्वाइंस मतलब हॉर्स या उससे रिलेटेड प्रजाति। ठीक है, कहाँ है ये, हिसार हरियाणा में है। ठीक है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, इज्जत नगर यूपी में। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए आपके कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस कहाँ है, हिसार हरियाणा, तो हरियाणा PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो गया भैया ये। देन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, इज्जत नगर यूपी, तो ये PCS वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, या कोई भी एग्जामिनेशन जो वहाँ का SSC या PCS कराता है। ठीक है, जो लंपी वायरस है आपका वो क्या है, एक टाइप का कैरपीवोरस वायरस है जो कैटल को अफेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमंस को ये अफेक्ट नहीं करता है, आपने देखा होगा गोले गोले गायों के बन जा रहे थे। ठीक है, देन सियोम रिवर, एक्चुअली डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ एक 100 मीटर का ब्रिज इनागुरेट किया है। कहाँ है सियोम रिवर, ये ब्रह्मपुत्र की एक राइट बैंड ट्रिब्यूटरी है, अरुणाचल प्रदेश में है, और एक अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क है, वहाँ से ये पास होती है। ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर से उसके। देन सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ बन रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, सतलुज रिवर पे बन रहा है। और कैसा डैम है ये, रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर मतलब होता है कि पानी जा रहा था, आपने यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया और यहाँ से साइड से टनल्स बनाई और उससे पानी ले जाके टनल से आप घुमा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर, या यहाँ से आपने पानी छोड़ा, ठीक है, जो चलती हुई रिवर पे आप बना देते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, किसके द्वारा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। देन लिथियम माइनिंग प्रोसेस, देखिए लिथियम जो है एक वर्ल्ड का लिथियम ट्राइंगल भी है, पहले तो आप वो समझिए। लिथियम ट्राइंगल कौन कौन सी कंट्रीज को लिथियम ट्राइंगल बोला जाता है, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया को। ठीक है, 2 लिथियम माइन इंडिया में आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है, एंड 1 कॉपर माइन कहाँ, अर्जेंटीना ने, इंडिया ने आइडेंटिफाई करी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज और रिजर्व्स हैं वो बड़े कम है, लिथियम विथियम तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो इंडिया वाले बोल रहे कि चलो बाहर चलते हैं। और इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। देन प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, इसका कुछ भाग राज्य देंगे और कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगी। जिस भी स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है उसको सेंटर सेक्टर स्कीम बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, देन नेक्स्ट है डार्क स्काई रिजर्व। देखो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है कि जो अपनी यहाँ पे सितारे बड़े अच्छे दिखते हैं, जहाँ पे कॉस्मिक इवेंट्स बड़े अच्छे दिखते हैं, तो उसको जो है प्रिजर्व करके रख लेते हैं, उसी को बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो एक ऐसा डार्क स्काई रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी था हानले में, हानले कहाँ है, लद्दाख में, कहाँ था, हानले में, लद्दाख में, और ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व था। ठीक है, अभी एक और हमने बना दिया है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे, तो उसको साउथ इंडिया का हानले बोला जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे स्टारी नाइट्स होती है, नक्चरनल इवेंट्स होते हैं, उसके लिए उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। और वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट पॉल्यूशन नहीं होता, कम रखा जाता है। और लाइट पॉल्यूशन को नापते किससे हैं, बॉटल स्केल पे। ठीक है, बॉटल स्केल पे। देन एंथ्रोपोजेनिक एंड
जियोलॉजिकल रीजंस अमंग मैनी फॉर जोशीमठ सिंकिंग। देखो हमने एक शॉर्ट भी बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के साथ है। हमने उसको ए बी डिस्कस विद मैडी, जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन चलता है, उसमें डिस्कस किया, जिसका लिंक नीचे है। जोशीमठ में क्या हुआ है उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि हुआ क्या वहाँ पे। बेसिकली जो जोशीमठ है वो बेसिकली एक मोरेन है। मोरेन्स अगर आपको पता होगा, एनसीईआरटी जिसने बड़ी होगी, मोरेन्स आर डिवर्जिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो मोरेन वो था, वैसे ही पहले से कमजोर था, आपने आके वहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बना दिया, उसके नीचे से आपने टनल निकाल दी, किसके लिए? एक डैम बनाने के लिए। तो ठीक है, आप डैम बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एनर्जी चाहिए, 107 करोड़ 150 करोड़ का देश होने जा रहा है, एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगा? तो आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, न्यूक्लियर बनानी पड़ेगी, बट देन आप अच्छे से स्टडी करें, आप अच्छे से स्टडी करें, वहाँ की टोपोग्राफी को समझें, वहाँ की सॉइल कंपोजिशन को समझें, तब आप कोई भी डिसीजन लें। लेकिन हुआ नहीं। और आज जो बेचारे वहाँ लोग जिन्होंने मेहनत से, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जोशीमठ से आते हैं, तो उनके पापा ने जीवन में मेहनत करके वहाँ घर बनाया और आज वो घर उन्हें खाली करना पड़ रहा है। तो यू नो, you and I may not realize that pain, but that's a very painful thing, ठीक है। एंड वी प्रे एज अ टीम फॉर देम, बट देन हमें आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही हुआ कि ओवर एक्सप्लोइटेशन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ लैंड सब्सिडेंस हो रही है, वहाँ पे खाली कराया जा रहा है, ठीक है। बल्कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपीज़ मांगे हैं वहाँ के डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। देन सगोल कंजई, है ना, ये एक टाइप का क्या है, स्पोर्ट है मणिपुर का, मॉडर्न पोलो जो होता है, पोलो स्टिक होता है ना, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, तो मॉडर्न पोलो है मणिपुर का, ठीक है। और ये वहीं के इंडिजिनियस हॉर्स होते हैं, उस पर खेला जाता है, ठीक है। और उसको मणिपुर पोनी भी बोला जाता है, और उस पर ये खेला जाता है। और जो अदर इंडिजीनियस हॉर्सेज हैं इंडिया के, वो हैं मारवाड़ी, कठियावाड़ी, झांसकारी एंड स्पीति। तो झांसकारी और स्पीति आपको पता है, स्पीति हिमाचल प्रदेश में, झांसकारी जो रेंज हो गई, मारवाड़ी एंड कठियावाड़ी रीजन आ रहे गुजरात, ठीक है। देन अर्थ रेडिएशन बजट सेटेलाइट, ये एक रिटायर्ड सेटेलाइट है, ठीक है। ये इंडिया अर्थ का जो रेडिएटिव एनर्जी बजट था एंड स्ट्रेटोस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट था या ओजोन था, उसकी देख रेख, मतलब उसको जो देखना, उसके जो पैरामीटर्स है उसको नापने में इसका मदद किया जाता था। देन पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्ट इज अ फेस्ट इन गोवा वेयर which brings together people with disabilities from across the country, and we should be more sensitive towards them and towards their needs, and we should always try to make a inclusive world बनाने की हमें कोशिश की जानी चाहिए। then ceiling fans have come under the ambit of mandatory start living और बी मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड्स, एनर्जी एफिशिएंसी, सॉरी, ठीक है। तो जो लेबलिंग प्रोग्राम है वो एक स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम है, 2006 में उसको स्टार्ट किया गया था, उसके अंडर किया जाता है। और वो किसके अंडर है? वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि सीलिंग फैन के जो रेट हैं वो लगभग 20 से 25% बढ़ जाएंगे। वो इसी वजह से बढ़ जाएंगे क्योंकि सीलिंग फैंस को जो है स्टार लेवलिंग के अंदर डाल दिया गया। जैसे अभी आपके फ्रिज पे आता है ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जितने ज़्यादा स्टार उतना ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। देन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एक हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसी की तर्ज पर हमने एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, जो जो ब्लॉक्स पीछे चल रहे हैं या लैग कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है उसे उठाएंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। देन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की बात करें तो कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंडर द एजेंस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। और किस किस को मिला? बहुत सारे लोगों को मिलता है, चार ऐप्स इंडिया को सरकार की उसको मिला। इनाम को मिला, इनाम आपको पता है कि एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहाँ पे इट्स अ ट्रेडिंग पोर्टल टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ई विवेचना ऐप क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऐप है, ठीक है। देन माइन मित्रा जो है माइनिंग के लिए। देन दुआरे सरकार एक वेस्ट बंगाल का सर्विस डिलीवरी एंड वेलफेयर मैकेनिज्म प्रोग्राम है, उसको मिला द्वारे सरकार, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का है ये, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शायद इतनी भी हेट नहीं करती वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, इतना हम लोग सोचते हैं। देन थुलाल, देखो थुलाल क्या है, बेसिकली ये एक ह्यूमन एंड सोशल सटायर है। ये रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ लेजेंडरी पोएट कुच्चन नम्बियार। थोड़ा सा बड़ा सिंपल है ये, जैसे कोडियात्तम या कथकली होते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे मृदंगम, सिम्बल्स, है ना, थोपी मंडलम, इन सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देन लास्ट वन इज द प्लेसेस इन न्यूज़ वॉज अबई। अबई क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि अबई है कहाँ? सूडान में है, क्योंकि वहाँ पे हमने अपना लार्जेस्ट पीस कीपिंग वुमेन कंटिजेंट भेजा है ऑफ 27 वुमेन, ठीक है।
तो इस बार के शॉर्ट न्यूज़ में इतना ही, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीकली करंट अफेयर्स हम लाएंगे। PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। कोशिश करते हैं। एंड फाउंडेशन कोर्स हमारा चल ही रहा है, दैट्स इज फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड वी आर द फर्स्ट कोचिंग इन इंडिया विच प्रोवाइड्स द फ्री फाउंडेशन कोर्स। एंड हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हम 2 लेक्चर पढ़ा के बाकी ऐप पे पढ़ाते हैं, हम पूरा का पूरा वहीं पढ़ाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है उसको पढ़ते हुए कि कोई मिस हो गया, आप हमें वहीं पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम उसको चेक करेगी और हम उसके लिए आप पे लेक्चर बना के देंगे। तो टिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।